Welcome you all the new session 2021 and I am a history teacher. I am going to elaborate the next topic. जैसे कि ये वीडियो क्लास 10th के लिए है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म जो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में, उसका कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। तो जो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो इस रिवोल्ट मतलब क्या था, मोटिव क्या था, कॉजेज क्या थे और कारण क्या था, यही चीज़ हमें पढ़ना है। तो नियरली 10 या 12 मिनट का होगा ये सेशन। तो उसमें हम लोग चलिए कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, कि पॉपुलर रिवोल्ट होने के पीछे कारण क्या क्या थे। 1830 के दशक में यूरोप में जो था वो बहुत भुखमरी लेके आया। मतलब 1830 में पूरे यूरोप में कठिनाइयाँ और भुखमरी पूरे यूरोप में था, या मतलब खाने की बहुत कमी थी, जॉब नहीं थे लोगों के पास, ये सिस्टम पूरा था। उसी साल जब 1830 के बाद 19वीं सदी के शुरू में ही बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बूम कर गया था। तो जब पॉपुलेशन बूम करेगा 1900 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ये सब चीज़ें हुई। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कई सारी नीडेड होती हैं, वस्तुओं की चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ठीक है, तो उन ज़रूरतों में से एक था या तो लोगों को जॉब चाहिए, खाने, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसको फीड करने के लिए लोग भी चाहिए, मतलब लोग करें, अनाज भी चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम हो गई थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से हर जगह जो है ये सिस्टम चल रहा था, कठिनाई थी, भुखमरी थी। ठीक है, और अब यहाँ पॉपुलर रिवोल्ट तो आगे में पढ़ना है। तो ये चीज़ हुआ, यूरोप के अधिकांश भाग जो थे वो नौकरी ढूंढने वालों की संख्या नौकरी देने वाले की संख्या से ज़्यादा थी। यूरोप के मैक्सिमम मतलब जो देश थे उन सभी में यही प्रॉब्लम चल रही थी कि वहाँ नौकरी ढूंढने वाले की संख्या ज़्यादा थी और नौकरी देने वाले की संख्या कम थी। ये एक प्रॉब्लम था। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दिक्कत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जो लोग हुए वो शहर में आके बस गए काम की तलाश में, और उनके पास जब रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं हुआ तो उन्होंने स्लम एरिया ढूंढ लिया। स्लम समझते हैं, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया आके रहने लगे। ठीक है, कैसे भी वो अपना गुजर बसर यहाँ करते थे। यूरोप के कितने भी ऐसे देश थे, अच्छा यूरोप के बहुत सारे देश थे, उस समय एक और प्रॉब्लम थी कि यूरोप के मैक्सिमम कंट्री जो थे, जो चीप प्रोडक्शन ब्रिटेन करता था अपने माल की, वो उनसे परेशान थे। ठीक है, वो उनसे परेशान थे। कारण क्या था कि उनका जो माल था, मतलब जो गुड्स थी, वो हैंडमेड होती थी, घरों की मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है वहाँ बनी होती थी, खुद से बनाते थे। लेकिन जो ब्रिटेन से सप्लाई आता था, इंपोर्ट होता था यूरोपियन कंटिनेंट के बहुत सारे देशों में, वहाँ पे क्या होता था कि वो सारे के सारे जो माल्स थे वो मशीन से बनाए जाते थे। तो वो एक तो चीप थे, ड्यूरेबिलिटी में ज़्यादा थे। अब लोग ज़्यादा प्रीफर उसको करते थे, इससे इनका उद्योग चला गया, मतलब इनका काम बंद पड़ गया। तो जब काम बंद पड़ गया तो पैसे नहीं आते थे, पैसे नहीं आते थे तो खाएंगे क्या। जो ज़्यादातर प्रतिस्पर्धा थी, जो ज़्यादातर कंपटीशन था, ठीक है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में देखने को मिला कि ब्रिटेन उसमें अग्रणी देश था। वैसे ब्रिटेन के पास ये सारी चीज़ें फैसिलिटी इसलिए उपलब्ध हो पाई थी कि 18वीं मतलब शताब्दी के शुरुआत में उन्होंने क्या किया था ब्रिटेन ने, कि अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आया, औद्योगिकरण शुरू कर दिया था, जिससे कि उससे बहुत फ़ायदा हुआ। ये मशीन जो थे नाम मात्र के यूरोपियन कंटिनेंट में कुछ शहरों में देखे गए थे, बहुत कम ही थे। ठीक है, बहुत कम मात्रा में, जो क्या कहें कि वहाँ पे मशीन्स का यूज होता था यूरोपियन कंटिनेंट के बाकी शहरों में, जहाँ पे मतलब कुलीन वर्ग रहता था, जो क्लर्जी ग्रुप था, वहीं पे उनकी थोड़ी बहुत फैसिलिटी थी, वो रखे हुए थे मशीन्स। हालांकि यूरोप के मैक्सिमम कंट्री में जो जो ऑर्डरल सोसाइटी का जो क्लर्जी ग्रुप था वो सारे सुख को एंजॉय कर पाता था। तो उन लोगों के पास कुछ कुछ जगहों में मशीनें से वस्तुएं बनाई जाती थी, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्री थे ब्रिटेन को छोड़कर वो सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज ही थे। कॉटेज मतलब झोपड़ी जिसको कहते हैं, तो वो घरों में ही बनाए जाते थे। वो सारे के सारे सिस्टम घर से ही चलता था, मशीन उस समय आए नहीं थे। लेकिन ब्रिटेन जो था 18वीं सदी में अपने यहाँ मशीन ले आया, जिसके बदौलत वो बहुत प्रॉफिट कमाया और काफ़ी देशों
पे उसकी जो वस्तुएं थी वो इंपोर्ट होती थी। उसी साल 1848 में फिर ब्रिटेन मतलब फ्रांस से फ्रांस के पेरिस शहर से दोबारा जो है रिवोल्ट वो स्टार्ट होता है। फ्रांस के पेरिस शहर में दोबारा से रिवोल्ट स्टार्ट होता है। वो साल था 1848 का। एक ऐसा ही वर्ष था। खाने की व्यापक कमी और बेरोजगारी के चलते लोग सड़क पर उतर आए। एक तो बहुत ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट था और खाने की कमी हो गई थी। हम आपको शुरू में बताए हैं कि 1830 के दशक में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ही क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा तो जिसके चलते ज़्यादा फीड करना मतलब ज़्यादा अनाज भी चाहिए, जो अनाज थे नहीं, तो लोग सड़क पे उतर आए आंदोलन के लिए। अब उस समय जो फ्रांस का जो दूसरा टर्म का ये रेवोल्यूशन था जो 1848 में शुरू हुआ, उस समय जो फ्रांस का राजा था जो 1815 में बैठाया गया था, जो यूरोपियन पावर्स थे ऑस्ट्रिया, पर्सिया और ब्रिटेन, ये 3 देश ने मिलकर वाटरलू को हराया था। हारने के बाद दोबारा से जो मोनार्की गवर्नमेंट थी री एस्टेब्लिश हो गई थी पूरे यूरोप में। तो उस समय मोनार्की गवर्नमेंट के द्वारा ही लुइस फिलिप को बैठाया गया था। वो भी एक बर्बन डायनेस्टी से ही थे, तो उनको बैठाया गया था गद्दी पे फ्रांस का। ठीक है, लोग जब सड़क पर उतर आए तो उनको भागना पड़ा गद्दी छोड़ के, और दोबारा से फिर नेशनल असेंबली ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से चालन करना शुरू कर दिया, मतलब वो पावर में आ गए। जैसे ही लुइस असेंबली हटा, असेंबली जब नेशनल असेंबली फिर से पावर में आई, उन्होंने क्या किया कि 21 साल से ऊपर जितने भी लोग थे उनको सभी को वयस्क मताधिकार दे दिया। वयस्क मताधिकार तो आप समझते ही हैं वो क्या होता है, यानी राइट टू वोट का अधिकार सभी को दे दिया। इस 1848 के रिवोल्ट के पहले, बहुत सारे पहले, सिलिसिया जो है एक जगह है, सिलिसिया जो है जगह में, वहाँ पे बुनकर की स्थिति बहुत बुरी थी। वहाँ पे 1848 में शुरू होने से जब ये दौर जो पॉपुलर रिवोल्ट शुरू हुआ वो 1848 के मतलब पहले ही हो गया था। एक और रेवोल्यूशन हुआ था जो बुनकरों ने किया था, उसी का जिक्र बुक में भी दिया है, जो मैं बता देता हूँ। 1845 में हुआ युग था कि सिलिसिया के जो बुनकर्स थे, जो बुनकर बुनने वाले, कपड़े बुनने वाले वीवर, तो उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो उनके ठेकेदार होते थे वो अपने कच्चे माल उनसे प्रिपेयर करवा लेते थे, लेकिन उनको प्रॉपर जो है ये सप्लीमेंट मतलब प्रॉपर जो है क्या कहें कि वेजेज नहीं देते थे। बहुत कम वेजेज मिलता था क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी ज़्यादा थी, तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठाते थे बुनकर्स के ठेकेदार। वो क्या करते थे कि कम दाम पे लेबर आसानी से मिल जाता था, तो वो अपना माल बनवा लेते थे और मजदूरी भी उनको कम लगता था। तो इससे बुनकर जो थे नाराज़ थे। एक दिन ऐसा ही हुआ 1845 के दिन, क्या हुआ कि वहाँ पे जो बुनकरों की संख्या थी सिलिसिया में वो 18,000 के करीब में थी, और वो कौन सा कपड़ा बनाते थे, सूती कपड़ा। श्रमिक की हालत खस्ता थी, इससे वो परेशान थे। ऊपर से बुनकर उनके साथ थ्रेट करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो एक दिन उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए बुनकरों के और कोठियों की तरफ चल पड़े। कोठिया मतलब जहाँ बुनकर के ठेकेदार रहते थे, वहाँ पर उन्होंने गए। उनकी जो आलीशान कोठिया थी, शीशे की लगी हुई, खिड़की कांच वगैरह सब तोड़ दिए, कई घरों में आग लगा दिए। ये भी हुआ कि डॉक्यूमेंट्स जला दिए। उनकी ग्रेनरी हाउस जो उनका घर का खजाना था वो भी उन्होंने लूट लिया। लूटने के दौरान एक जो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी, सिलसिला में घटित हो रही थी, तो एक जो ठेकेदार था वो भाग के दूसरे गांव में जाता है शरण लेने के लिए। तो मैक्सिमम जो उस समय लोग थे वो तो ठेकेदार के खिलाफ ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको लेने से मना कर दिया। फिर 24 घंटे बाद फिर राजा ने अपनी टुकड़ी भेजी, तब जाके उसको आज़ाद करा पाया। और उसके बाद एक्शन बिकम्स रिएक्शन, उसके बाद राजा का भी रिएक्शन होता है ठेकेदार के प्रति, वो उसका लॉयल था। तो उन्होंने 11 जो बुनकर थे उसको मार दिया। तो रेवोल्यूशन का स्टार्ट जो था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 1848 में फ्रांस से ही शुरू हुआ, वो कई जगह और पहले से ही शुरू हो चुका था, जो तीसरा दौर था। अब इसी में जो लास्ट टॉपिक है 3 पॉइंट का, 3.3, वो है रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये आप जानते हैं कि लिबरल्स की क्या डिमांड थी, लिबरल कैसी सोच रखते थे। आप जानते हैं कि लिबरल्स एक ऐसी सोच रखते थे, एक ऐसा चीज़ वो चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट
मतलब वो चाहते थे कि संवैधानिक रूप से सबको समान अधिकार दिया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये चाहते थे कि सरकार उनके हितों की बात करे। तीसरा चीज़, सरकार जो है एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काम करता हो, यानी बैलेंस जो है प्रॉपर सही होना चाहिए, ऐसी सरकार वो चाहते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके उनकी पहले से डिमांड आपको हम पढ़ा चुके हैं। लिबरल्स कौन थे, व्हाट डू यू मीन लिबरलिज्म, ये आपको पहले बताया गया है। तो लिबरल 1848 में क्या हुआ कि 1848 में जब अनेक यूरोपियन देश में गरीबी और बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो ये जो मिडिल क्लास था, ये जो आप जानते हैं कि लिबरल जो थे ना ही वो कलर्जी ग्रुप से थे और ना ही वो सबसे डाउनवर्ड मतलब नीचे के थे, वर्कर लेबर्स थे, वो मिडिल मैंस थे, मिडिल क्लास के लोग थे जो पढ़े लिखे थे, तो उन्हीं के पास सारा दिमाग था। तो उन्होंने क्या किया कि इसके पैरेलल किसान और मजदूर तो रिवोल्ट कर ही रहे थे, तो उसके उन्होंने पैरेलल अपनी एक संस्था, एक रिवोल्यूशन शुरू किया। उसमें उस रिवोल्यूशन में इनका मोटिव क्या था कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं जो एम्पायर के अधीन चलते हैं, वहाँ पे नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज कराया जाए। नेशन स्टेट का आइडिया मतलब राष्ट्र निर्माण जो है, यानी अलग अलग भाषी, अलग अलग लोग जो थे, उनको एक सूत्र में बांध के कैसे भी करके नेशन स्टेट वाला आइडिया जो है इमर्ज कराया जाए। तो उसने इस मज़दूरों और वर्करों का जो असंतोष था, जो नाराज़गी थी, उसका पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया। पूरा फ़ायदा कैसे उठाया? उन्होंने क्या किया कि सरकार के इस रवैये के चलते जो असंतोष फैली हुई थी लोगों में, उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया इस डिसकंटेंटमेंट का, ठीक है, और अपने तरफ मोड़ लिया। उनकी नाराज़गी को एक भावना दिया, एक सेंटिमेंट फीलिंग दी। वो सेंटिमेंट फीलिंग क्या थी? नेशन स्टेट का आइडिया। उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जो नेशन सेंटिमेंट की मांग नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी करना शुरू कर दिया कि हमें भी अपना एक देश चाहिए, हमारी अपनी एक संस्कृति है, तो हम एक अलग देश बनेंगे। इस तरह का जो सेंटिमेंट भाव था वो लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ गया यूरोप में, ठीक है। ऐसा ही एक चीज़ हुआ था जर्मनी में, एक केस है जर्मनी का। जर्मनी में क्या हुआ था कि 1848 में लगभग सर्ब जो नेशनल असेंबली है, वहाँ पे 1831 जो है रिप्रेजेंटेटिव ने पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट में जाके उन्होंने ओथ लिया, जर्मन नेशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। और वहाँ हुआ क्या था कि राजा के पावर को कम किया गया। तो राजा जो है वो ये चाह रहा था कि हम पावर को गिव अप ना करें। तो राजा को जब गद्दी पे बैठाने की बात आई, तो जो ये 1831 मेंबर हैं, उन्होंने अपना एक अलग दल था, वर्कर्स और फार्मर का एक अलग दल था, राजाओं जो थे, राजा जितने एम्पायर थे उनका एक अलग दल था। तो सबका वोटिंग होना था कि कौन जो है नेक्स्ट एम्पायर बनता है या राजा बनेगा, ऐसा कुछ सोच था। लेकिन राजा ने क्राउनिंग करने से मना कर दिया और जाके उन राजाओं के साथ खड़ा हो गया जो नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी पारित हो जर्मनी में। फिर क्या हुआ? नेशनल असेंबली भंग हो गई। भंग होने के बाद दोबारा से टुकड़ी बुला ली गई राजा के द्वारा, और वो उन लोगों को, सभी लोगों को जो है पकड़ लिया गया। तो इस तरीके से कई जगह पे रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, कई जगह पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन सबका उदाहरण जो है नहीं दिया गया है। ये टॉपिक हुआ ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्वेश्चन आंसर हमने PDF बना के ऑलरेडी आपको डाल दिया है। उसमें 183 इंटरनल क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें आंसर भी साथ में हमने कंक्लूड कर दिया है। तो आशा है आप लोग को पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।